से आपका एक और नई वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के सारे फार्मूलेस की। जो फार्मूलों की जरूरत पड़ती है हमें दो नंबर्स की डेफिनेशन लिखते समय और फार्मूले की जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल को करते समय। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला लिखा गया है, पहला फार्मूला I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फार्मूला जैसे कि चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि एसी। तो एसी जो करंट होती है वो बदलती रहती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। आपको पता होगा कि जो हमारे घर में करंट आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, करंट का बदलना, तो वो 50 हर्ट्ज होती है। मतलब एक मिनट में 50 बार करंट का वोल्टेज कम जाता होता है। तो एसी करंट जो है कंटिन्यू चेंज होती रहती है, ठीक। तो ये ग्राफ बना है साइन का, ये ग्राफ दिखाता है कि जो करंट है वो है एसी करंट। और अगर ग्राफ बनाना हो डीसी का, तो डीसी करंट का जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल सीधा ग्राफ बनता है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। अगर कोई पूछ ले ये ग्राफ किसका है, तो ये डीसी करंट का ग्राफ है। और अगर ये ग्राफ किसका है, तो ये भी डीसी करंट का है, ठीक। लेकिन एसी करंट का ग्राफ कंटिन्यू चेंज होता रहता है, ठीक। तो ये बना हुआ है, यहाँ पे आई नॉट आपको दिख रहा होगा, ये मैक्सिमम करंट होती है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की करंट। और यहाँ भी आई नॉट नीचे होगा, मैक्सिमम करंट, यानी कि इसे पीक वैल्यू भी बोलते हैं मैक्सिमम करंट को। फिर वहां से आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये सिंपल एसी करंट की करंट और वोल्टेज की इक्वेशन है, ठीक। फिर दूसरा है आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जो करंट है वो क्या होगी, आई नॉट बाई रूट टू। अभी हमने आपको बताया आई नॉट है मैक्सिमम करंट, अब आई नॉट को कहीं कहीं लिख देते हैं आई एम। आई एम का मतलब भी होता है मैक्सिमम करंट ही, तो याद रखिएगा, ठीक। फिर बढ़ते हैं तीसरे फार्मूले पे। तीसरा फार्मूला लिखा हुआ है आर सर्किट का। तो आर सर्किट मतलब कि जो चैप्टर 7 है, 30% कोर्स कम हो गया आपको, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। उसके बाद जो चैप्टर 7 है उसमें केवल 3 चीजें बची हुई हैं। सबसे पहला आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट। फिर तीनों को कंबाइन करके एलसीआर सर्किट में किया गया है। तो उसमें रेजोनेंस का फॉर्मूला निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि टर्म, उसके बाद पावर फैक्टर वगैरह, बस चैप्टर 7 बहुत ही इजी है। तो उसी में आर सर्किट में क्या होता है, आर सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, फाई है फेज डिफरेंस। और वहां इसलिए दोनों इक्वेशन सेम होती है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज की इक्वेशन वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। वहीं पे जब हम वी नॉट निकालते हैं तो आई इंटू आर, अब ये आई नॉट इंटू आर कहां से आया, ओम लॉ हर जगह यूज होगा, आई इंटू आर। तो यहां से वी नॉट आ गया, आई नॉट इंटू आर। अब यहाँ पे ओमेगा एक चीज दिख रहा होगा, तो ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति और क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं एल सर्किट। तो एल सर्किट होता है 90 डिफरेंस, यानी कि फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एल सर्किट की इक्वेशन क्या होगी, एल सर्किट में कौन सी चीज लीड करती है, तो वोल्टेज लीड करता है, यानी कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है तो करंट क्या होगी 90 डिग्री पीछे। तो उसकी इक्वेशन देखिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब करंट पीछे तो माइनस पाई बाई 2, वही वोल्टेज की इक्वेशन वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। फिर आगे आता है सी सर्किट। तो सी सर्किट में क्या होता है, सी सर्किट में क्या लीड करता है, करंट। क्या लीड करता है, सी सर्किट में लीड करता है करंट और वोल्टेज 90 डिग्री लैग करती है, यानी कि वोल्टेज होता है पीछे और करंट होती है 90 डिग्री आगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वही V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो एल सर्किट होता है अगर उसका हमें V बराबर आई आर, ओम्स लॉ में रिलेशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, वहां पे माई आर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आर नहीं है, वहां पे एल सर्किट में एल यानी कि इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व का यूज हो रहा है। प्रेरकत्व के लिए जो होता है वो एक्सेल होता है, मतलब कि प्रेरकत्व लगा है तो वहां पे अवरोध या प्रतिरोध होगा एक्सेल, और एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। तो वी नॉट हो जाएगा वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू एक्सेल। वैसे ही एक्सी यानी कि जब सी परिपथ लगा होगा तो उसकी प्रतिबाधा होगी क्या, एक्सी, और एक्सी होता है 1 बराबर, एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक। तो वी नॉट जब निकालेंगे तो वी नॉट बराबर हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सी, ठीक है। ये 3 परिपथ हो गए। अब बात आती है सीरीज एलसीआर परिपथ की, जिसमें तीनों परिपथ को एक साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। तो वहां पे जेड यानी कि प्रतिबाधा कितनी बनती है, प्रतिबाधा भी है सिंपल सा क्या, प्रतिरोध। बस प्रतिरोध और प्रतिबाधा में इतना अंतर है कि प्रतिरोध केवल आर परिपथ का अलग होता है, एल का अलग होता है, सी का अलग होता है, और प्रतिबाधा में तीनों चीजें कंबाइन कर दी जाती हैं। तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक।
फिर यहाँ से tan phi, यानी कि जब हम कालांतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, tan phi बराबर xl माइनस xc अपॉन r। अब xl और xc ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी क्या है। xl है क्या, L परिपथ का प्रेरकत्व, मतलब कि L परिपथ की प्रतिबाधा, और xc क्या है, C परिपथ की प्रतिबाधा। xl बराबर ओमेगा L, xc बराबर 1 ओमेगा c। ठीक, अब बढ़ते हैं। अब इसमें एक केस आता है जब xl बराबर xc हो जाए। अब जब यहाँ पे xl बराबर xc हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो z बराबर हमारे पास मिलेगा r। इसी को कहते हैं अनुनादी स्थिति, यानी कि इस समय अनुनाद आ जाता है। ठीक, तो जब अनुनाद आ जाता है तो वहां पे हमें अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला पूछ लिया जाता है और उस पर न्यूमेरिकल भी। तो अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला क्या है, ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC। ठीक, फिर यहाँ से ओमेगा का हमने फार्मूला आपको बताया 2 पाई f, तो ओमेगा की जगह हो गया 2 पाई f बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक, ये है फार्मूला किसका, अनुनादी आवृत्ति का। f बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। उसके बाद यह है ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट, जो कि 5 नंबर आपको देके जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें ना पूछा गया, क्योंकि हर बार ट्रांसफार्मर पूछा ही जाता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर में जो बेसिकली फार्मूला यूज होता है वो क्या है, ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP बराबर VS अपॉन VP बराबर R। R क्या है, परिणामन अनुपात, यानी कि रेशियो होता है जो परिणाम को तौलता है कि किसमें सेकेंडरी में नंबर ज्यादा है, फेरों की संख्या, या प्राइमरी में ज्यादा है। तो ES क्या है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, EP क्या है, वोल्टेज या फिर विद्युत वाहक बल ऑफ प्राइमरी कॉइल। भाई NC सेकेंडरी में फेरों की संख्या, NP प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। वोल्टेज ये दिख रहा है VS और VP, सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन VP यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज। फिर उसके बाद E, अब यहाँ पे E दिखा है आपको विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला भी बताया होना चाहिए। तो E बराबर होता है माइनस का d फाई अपॉन dt, और अगर n फेरे हैं तो उसमें n से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो E बराबर माइनस का n d फाई अपॉन dt। ठीक, फिर यहाँ पे आपको फाई दिखा, तो फाई क्या होता है, फाई होता है विद्युत फ्लक्स, यानी कि कितने चुंबकीय क्षेत्र में कितनी फ्लक्स ग्रंथिकाएं निकल रही, यही होता है विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा, यानी कि BA क्या है, एरिया वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र है B, तो BA cos थीटा होता है फाई बराबर। ये दोनों फार्मूले बेसिकली है तो छठे चैप्टर के विद्युत प्रेरण के, लेकिन इसमें आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इसको करना होगा किसमें यूज, जब हम ट्रांसफार्मर का लिखेंगे बड़ा बड़ा चित्र ट्रांसफार्मर के लगाएंगे न्यूमेरिकल, इसलिए हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सोच रहे कि आपका छूटे, इसलिए हर एक फार्मूला आपको कवर कराना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए आपका क्या जरूरी है, आपके लिए आपके नंबर जरूरी है, आपके लिए आपका पेपर जरूरी है, आपके लिए आपका भविष्य जरूरी है। और भविष्य को मतलब कि मजाक में लेना ये हमारे लिए नहीं सही रहेगा आपका, क्योंकि भविष्य आपका जैसा भविष्य हमारा वैसा, साथ ही में भविष्य को बनाना है मिलके। चलिए ठीक है, लेक्चरबाजी बहुत हो गई, अब देखते हैं अगला फार्मूला। तो cos फाई होता है पावर फैक्टर, मतलब कि शक्ति गुणांक। तो cos फाई बराबर r अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। फिर बात आती है पावर की, यानी कि कितनी शक्ति होगी कहाँ पे, वो निकालना होगा। तो P बराबर होता है, जब AC की करंट निकालते हैं हम, तब जब नॉर्मल निकालते हैं तो P बराबर VI हो जाता है, लेकिन AC की करंट में होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। और इसकी जगह पे जब V बराबर IR रखते हैं तो P बराबर I स्क्वायर RMS इंटू R भी हो जाता है। अब लास्ट फार्मूला एफिशिएंसी, यानी कि जब हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी ट्रांसफार्मर की, कौन सा ट्रांसफार्मर कितना ज्यादा दक्ष है। एफिशिएंसी का सिंपल मतलब होता है दक्षता, तब हम यूज करेंगे P आउटपुट अपॉन P इनपुट, यानी कि जितना हमने P निर्गत दिया है, पावर को दिया है, और कितनी हमें पावर मिली है। तो जितनी हमें पावर मिली उसको ऊपर रखेंगे और जितनी हमने पावर दी वो नीचे रखेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें मिल जाएगी क्या, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो इतने फार्मूले ही थे, 7 चैप्टर के फार्मूले सारे 7 मिनट में लगभग कवर हो गए होंगे। ये 12 फार्मूले इतने अगर आपके आ गए तो 5 नंबर आने पक्का है। और अगर आप 90 प्लस का स्कोर लेके चल रहे हैं फिजिक्स में तो सारे वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि हर वीडियोस में हम कम समय ले रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी चीज अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आपकी इसमें गलती नहीं है, गलती हमारी होगी, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश करिए, हम मतलब कि टाइम नहीं ले रहे हैं, बकैती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बकैती करेंगे तो आपका टाइम यूज होगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।